तो हेलो बच्चे लोग, कैसे हो यार आप लोग। आई होप एकदम मस्त हो गया और होना भी चाहिए यार मस्त, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों के बाद शायद 21 मार्च को आपने एक बहुत बड़ी बैटल लड़नी है। ठीक है, तो पता नहीं आजकल लोगों ने यार मैथ्स को इतना मैथ्स के लिए इतना ज़्यादा क्यों हाइप क्रिएट किया हुआ है। किसी से भी पूछे तो हम लोग कहता है कि हमारे सारे पेपर तो अच्छे चले जाएंगे, जितने पेपर हुए हैं सारे पेपर अच्छे चले गए, लेकिन मैथ्स का पेपर थोड़ी बहुत डर लग रही है। मैथ्स के पेपर के लिए थोड़ा बहुत नर्वस हो रहे हैं। अगर ये चीज़ अगर हम किसी जिसने साल भर अगर अच्छा मेहनत किया है, जिस बच्चे ने साल भर अच्छी मेहनत किया, अगर उससे ये क्वेश्चन पूछे ना तो वो हमेशा ये कहते हैं कि छोड़ो यार, अगर जैसे सारे सब्जेक्ट निपट गए हैं वैसे मैथ्स से भी निपट जाएगा। और सचमुच वो बच्चा क्या है लास्ट में 90+ मैथ्स में स्कोर कर ही जाता है। तो मैथ्स को इतना हाइप नहीं बनाना है। मैथ्स का क्या, मैथ्स से टफ सब्जेक्ट है, ये है वो है। मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं होता है। मैथ्स से अगर हम सीधा सीधा रिलेट करें ना तो मैथ्स हमारे दिमाग में पक्का आता है। तो आपने 2 लाइनें ज़रूर सुनी होंगी कि अगर आप साल भर मेहनत की हो ना, आपने साल भर अगर अच्छे से मेहनत किया है तो एक दिन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने साल भर मेहनत नहीं किया है ना तो भी आपको एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो यार, थोड़ी बहुत मेहनत मैं करता हूँ आज के इस वीडियो में, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करना। और एक चीज़ और, आपको ये जो आप वीडियो में हो, अगर आप अभी तक बने हुए वीडियो में आपने स्किप नहीं किया है, आगे नहीं बढ़ाया वीडियो, तो आपको वीडियो के नीचे पे इस टाइप का लाइक वाला बटन दिख रहा होगा। तो यार थोड़ा बहुत प्यार आप लाइक वाले बटन पे दिखाओ। उसके बगल में छोटा सा कमेंट सेक्शन होगा, थोड़ा बहुत प्यार कमेंट सेक्शन में दिखाओ। और अगर कुछ बच जाए तो बगल में कहीं पे SUBSCRIB सब्सक्राइब टाइप से कुछ लिखा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत प्यार सब्सक्राइब बटन पे भी दिखाओ। चलो यार, आज स्टार्ट करते हैं। आपका जो फाइनल बैटल आपने लड़नी है, मैथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, मैंने आपके लिए पिछले वाले वीडियोस बनाए थे उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, जो आपको 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के इस टाइप से आ सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो और भी ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है, तो अगर मार्क्स के हिसाब से देखें तो आज के क्वेश्चन हमारे महंगे होने वाले हैं। ठीक है, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 का तो शायद आता है नहीं इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आओ। देखो, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, यदि 10a + b = √3, यदि 10a + b =√3 और 10a - b। ठीक है, क्वेश्चन देख लो आप ध्यान से, तब तक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 10 हमको दिया a + b =√3 और दिया है हमको क्या, 10a - b = 1/√3, 1/√3, और दिया है 0 डिग्री से बड़े हैं a + b और 90 डिग्री के इक्वल भी हैं और उनसे छोटे भी हैं। तो a > b, a b से बड़ा है और a और b का मान हमने ज्ञात करना है। ठीक है, तो आओ देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ पे क्या होता है, या जो इनके मान होते हैं, जो एंगल होते हैं ना, जो साइन कॉस टेन, इनके जो एंगल लगते हैं, जो थीटा के मान होते हैं, क्या होते हैं, पहला तो 0 डिग्री होता है, फिर उसके बाद 30 डिग्री होता है, फिर होता है 45, फिर होता है 60, फिर होता है 90। तो इन सब के आपको जो टेबल होती है 8.2 में, आपको जो एक्सरसाइज है उससे पहले आपको जो एग्जाम्पल है उनमें आपको टेबल दी होगी। तो टेबल ज़रूर याद करके जाना, अगर आप उसके लिए जाओगे, टेस्ट के लिए जाओगे, पेपर देने जाओगे तो टेबल ज़रूर याद करना। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं 10a + b। 10a + b का कौन सा मान होता है, 10 का कौन सा मान होता है, √3। 10 का मान होता है कौन सा, 10 अगर 60, 10 60 बराबर होता है √3। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 का कौन सा मान होता है, ये 10 30 बराबर 1/√3 है ना। ठीक है, सही जा रहा हो ना। देखो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हम क्या, 10 कॉमन है, √3 कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, बट ये दोनों हमको अलग मिला है ना, ये दोनों हमको अलग मिला ही नहीं। इन दोनों को अगर हम लिखें तो देखो a + b = 60, यहाँ से हम 60 लिख सकते हैं। a - b = 30, a - b = 30। इसको हम अगर, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, अगर हम इनको डायरेक्ट प्लस कर दें तो ये दोनों तो हो जाएंगे 2a, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस अपोजिट साइन है, = ये आ जाएगा 90, a = 2 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 45। ये मान रख दो अगर इधर तो क्या आएगा, इसका मान अगर हम यहाँ रख दें तो ये है a + b = 60, a का मान यहाँ से पुट करो 45 + b = 60,
बी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, 15 आंसर आने वाला है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए और बी दोनों आ गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, ये एनसीईआरटी के लिए भी जरूरी है, सीबीएसई के लिए भी जरूरी है, हर तरह के वो जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें पूछा जरूर जाता है। ठीक है, आपको ये दिया होगा इसमें 10 या फिर इसके बदले साइन कॉस भी आता है, कहीं भी लिखा होगा ये साइन कॉस आ गया, इसके बदले यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, यहाँ पे ए माइनस बी आएगा। तो आपने सबसे पहले देखना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो होती किसकी है। ठीक है, ये जो वैल्यू हमको दिया, ये वैल्यू होती किसकी है रियल में। जैसे यहाँ पे 10 ए प्लस बी दिया था, इसके बाद 10 60 देखा हमने, तो ए प्लस बी के बदले क्या था 60 दिया है ना, 10 60 का मान नहीं होता है, और 60 के बदले हमको ए प्लस बी दिया रहता है। तो ये दोनों हम यहाँ लिख लेंगे, इक्वेशन 1 सेम यहाँ से दूसरा आएगा, इन दोनों में अगर हम प्लस करें तो ये हो जाएगा 2a, ये सीधे कट जाएगा, ये आ जाएगा 90 और 2 यहाँ के 45 बनाएगा, 45 को अगर हम इस पर हो गए तो ये बी बराबर आएगा 15। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था यार, उतना टफ भी नहीं था। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चे लोग आओ देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 10 30 अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैंने पिछले वाले में बताया था कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, है ना, पिछले क्वेश्चन में बताया टेबल याद होनी चाहिए, टेबल याद करना ही करना है पक्का। ठीक है, तो 10 30 का मान क्या होता है, सीधे सीधे मान रखें तो अगर क्या होता है 10 30 का मान होता है हमारा 1/√3। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10 30 है, यहाँ पे भी देखो 1/√3, बट यहाँ पे स्क्वायर भी है आएगा, स्क्वायर भी आएगा। ठीक, यहाँ तक आया ना समझ में। आप देखो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, 2 से होगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर करें तो अगर 1 का 1, √3 का स्क्वायर होगा 3। इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ तो दिखेगा नहीं, यहाँ देखो 2/√3 अपॉन ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, या सीधे ऐसे 3 बन जाए, 3 में से बन गया 2/3, ऐसे भी हो सकता है ये, इज इक्वल टू 2/√3 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे इतने अपॉन आ जाते हैं ना, ये ऊपर वाला फ्रैक्शन है, यहाँ पे अपॉन है, ये नीचे वाला फ्रैक्शन है, जहाँ पे दो भिन्न अगर बट्टे में आती हैं, दो फ्रैक्शन अगर अपॉन में आते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाता है ऊपर जाता है और वो उल्टा हो जाता है। 2/3 है, यहाँ जाएगा 3/2, 2 से 2 कट, √3 से 3, ये आंसर आएगा अपना कितना √3। तो वहाँ पे आपको √3 दिया होगा, बिल्कुल नहीं दिया होगा, वहाँ पे √3 नहीं दिया होगा, वहाँ पे दिया होगा क्या, या sin 30 या फिर tan 30 या tan 60 या cos 60। sin 30 का मान तो ये होगा नहीं, cos 60 का भी होगा नहीं, tan 30 का भी अभी रखा है हमने, तो बचा क्या, ये इसका मान होगा ये। इसीलिए कहते हैं टेबल याद करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना, आपको देख लो यार तब तक, सिंपल सा क्वेश्चन था, 2-3 नंबर का, ज़्यादा महंगा है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर अगला क्वेश्चन देखें, देखो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही अगला क्वेश्चन हमारा, sin a माइनस बी, देखो आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, sin a माइनस बी बराबर 1/2, cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो देखो यार तब तक आप क्वेश्चन देखो, इसीलिए कहते हैं टेबल हमेशा क्या याद होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल क्या है आपकी हमेशा काम आएगी, चाहे आप इसके बाद मैथ्स लोगे ना 11th 12th में, तो आपको हमेशा काम आएगा ही आएगा। तो आओ देख लो क्वेश्चन क्या था। तीसरा क्वेश्चन था हमारा sin a प्लस बी बराबर 1/2, फिर था cos a माइनस बी, कितना a माइनस बी है, sin a माइनस बी cos a प्लस बी, sin a माइनस बी cos a प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, फिर से वही साइन की कौन सी वैल्यू होती है a माइनस बी, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, 45 तो नहीं होता है, तो ये कितना होता है, क्या होता है, साइन का कौन सा होता है 1/2, अगर हम देखें साइन का 30 1/2 होता है साइन 30 बराबर होता है 1/2। कॉस का कौन सा होता है, कॉस 60 पे चलता है, साइन का उल्टा होता है ना, बराबर 1/2। अब अगर इन दोनों को देखा, फिर से ये दोनों लेके आओ, सेम टू सेम डिट्टो पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है। देखो a माइनस बी बराबर 30 आया, फिर a प्लस बी, वहाँ से क्या आया 60, कर दो प्लस इन सबको, 2a ये घटा बराबर 90, सेम है यार पहले वाले की जैसे है। a बराबर आ जाएगा यहाँ से 45, इसको पुट करते हैं हम इधर, तो b बराबर कितना आएगा 15। आंसर भले ही सेम है, लेकिन क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत घुमा के दिया है ना। देखो यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी, लेकिन वहाँ दोनों साइड पे हमको 10 दिया था, लेकिन यहाँ क्या दिया, साइन और
कॉस दिया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ की वैल्यू देखनी है हमको, ये कितना दिया है, ये और ये अगर कंपेयर करो, ये अगर कंपेयर करो, दो इक्वेशन सीधे निकल के आते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन आ गए तो फिर पूरा ही सिंपल हो जाता है। यहाँ पे दो इक्वेशन आ गए मैथ, तो फिर सीधे आंसर आएगा। तो देखो तब तक आप ले सकते हो उसका स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ आपके स्क्रीन पे एक इसके बाद वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, इसके साथ साथ आप क्वेश्चन भी देख लो। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे, फोर्थ क्वेश्चन है कि sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। ये तो यार पूरा का पूरा टेबल ही आ रहा है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60, है ना। सिंपल क्वेश्चन यार ये भी। इसके लिए फिर आपको वही बोलूँगा मैं कि टेबल याद करो, तो टेबल याद जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो sin 60 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2 cos 30, इसी का उल्टा चलता है, ये भी हो जाएगा √3/2 प्लस ये आएगा 1/2, ये भी होता है कितना 1/2। इसको सॉल्व करें तो √3 कितना होता है 3/2 दूनी 4, ये एक एक कम 1 2 दूनी 4, फिर से लो इसका एलसीएम, 4 का 4, 3 + 1 बराबर 4/4, काट के आएगा 1। सिंपल क्वेश्चन है, महंगा नहीं है, सस्ता क्वेश्चन है। 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, 3 का कतई नहीं आएगा, ठीक है। 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा, लिख के ले लो अगर आया तो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, तो इस हिसाब से टेबल याद जरूर कर लेना। तो देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एपी दिया है ना। तो एपी दिया है, तो एपी वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। एपी वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको 7 13 और 19 दिया है, 5वां क्वेश्चन 7 13 19 जैस 205, और पूछा है कि इसमें कितने पद हैं, मतलब इसमें n बराबर पूछा है ना। तो अगर आपने चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ए पता होगा, डी पता होगा, एन पता होगा, और एन के बाद क्या आता है, एन भी आता है ना, तो एन भी पता होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट में ए क्या होता है, प्रथम पद, पहला टर्म होता है ए बराबर आ गया 7, साइड में लिख भी लेते हैं बराबर 7। और डी क्या होता है, डी होता है सार्वंतर, बीच का गैप कितना है 13 में से 7 या 7 6 13। इस वाले में से अगर डी निकालना है तो हम आगे वाले में से A1 A2 A3, A2 में से ये घटाते हैं, A3 में से A2 घटाते हैं, ठीक है। आगे में से पिछले वाला घटाना है, तो डी आ जाएगा कितना 13 में से 7 गया 6, 7 6 13, और ये क्या है अंतिम पद है AN बराबर 205। हमको निकालना है क्या, एन निकालना है। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है यार। अगर 1 2 3 4 चीज़ें हमारे पास, 3 हमको दिया है, तो एक तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा ना। देखो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले क्या होते हैं, AN बराबर A + n - 1 × D। AN कितना है 205 बराबर A कितना हो गया 7 धन n कितना है, n का मान कुछ नहीं है तो रहने दो, D बराबर कितना है 7। अब सबसे पहले प्लस वाला है ना, इधर प्लस वाले को यहाँ लाओगे तो क्या होगा 200, ये 7 है ना, 7 अगर यहाँ आएगा माइनस में, 205 में से 7 जाएगा कितना 198 = 9 - 1 7। अब देखो ये यहाँ किसमें मल्टीप्लाई में, इसको अगर यहाँ लाओगे तो किस में आएगा, बट्टे में आएगा। 198/7 = n - 1, 7 से काटो, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 198 आएगा इसका। सही कर रहे हैं हम, नहीं बच्चे हम यहाँ गलत कर रहे हैं। डी बराबर कितना था 6 था ना, तो यहाँ पे 7 लिखा है 6, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे लिखो 6 से कटेगा 6 3 18, 6 3 18, 1 6 3 18, 3 3 बराबर n - 1, 1 को भेजो उधर, यह आ जाएगा n - 1 = 33, n बराबर +34, सीधे आंसर। उतना महंगा क्वेश्चन ये भी नहीं है, सस्ता ही है, बट उतना सस्ता भी नहीं है, ठीक है। 1 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का नहीं है, हो सके तो 3 में आ सकते हैं। तो फिर भी आप क्या अच्छे से सूत्र याद करके जाना, फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना फॉर्मूले के मैथ से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। AN = A + n - 1 × D, ये है अंतिम पद, ये है पहला पद, ये है पदों की संख्या, ये है सार्वंतर, ठीक।
है ना समझ में? तो ले लो स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो। और सामने पे आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये भी एपी का ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत छोटा है ये क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, लगते हैं कि सस्ते आएंगे, ठीक है, कम नंबर के लगते हैं, बट कम नंबर का क्वेश्चन कहीं कतई नहीं आता है। क्या है, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं? तो देखो 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये? छठा क्वेश्चन है ना। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, कितनी है? 3 अंकों वाली संख्या पहली कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य होगी? 10। अगर यहाँ पे हम 7 का भाग दें, 7 एकम 7 बचेगा 3, 3 का तो 5, 105 होना चाहिए, 7 पंचे 35। हाँ, पहली संख्या क्या होगी? 105। और सेकंड क्या होगी? इसमें हमको एपी भी खुद ही बनानी पड़ती है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, एपी भी खुद ही बनाओगे, ए भी खुद ही निकालोगे, डी भी खुद ही निकालोगे, एन तो आपको निकालना ही है, ए एन भी खुद ही पता करना पड़ेगा। तो देखो 105, अगला हो जाएगा 7 प्लस कर दो सीधे 112, 112, 119, जैसे जैसे 3 अंकों की लास्ट संख्या कौन सी होती है? 999 ना, ये 7 से विभाज्य नहीं होती है शायद। 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौको 28, लास्ट में 1 बचने वाला है, 1 बचने वाला है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो ये लास्ट वाली संख्या कौन सी? 994, 994, ये होगी 7 से विभाज्य, ठीक है। ए आ गया, डी आ गया और ए एन आ गया, हमको निकालना है एन। सेम पहले वाले का जैसा क्वेश्चन है, रखते हैं उसी सूत्र में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर क्या है? 994 इज इक्वल टू ए बराबर हो गया अपना 105, धन एन का मान वैसा ही निकालना है, डी बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। डी बराबर अभी तो सही रख रहे हैं ना, पिछले वाले में हमने गलत किया था। तो 105 को लाओ सबसे पहले इधर, 105, 994 में से 105 जाएगा, कितना आएगा? 994 में से 100 जाएगा 894, 894 में से अगर 5 जाएगा तो ये आएगा आपका कितना? 894 आ रहा था ना, 889 शायद, चलो देख लेते हैं, बराबर n-1 7। अब ये आएगा इधर बट्टे में, 889/7 बराबर n-1, 7 से काटो, 7 एकम 7, 1, 7 दूनी 14, 4, 7 57, 50 बराबर n-1, n बराबर ये यहाँ प्लस में आएगा 128 आंसर, ठीक है। सस्ता क्वेश्चन है, उतना सस्ता मत समझना, लेकिन पहले वाले के जैसा है क्वेश्चन, आएगा तो 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा, 2 या 3 नंबर का आएगा, ठीक है, 5 के लायक नहीं है क्वेश्चन, 2 नंबर 3 नंबर के लायक है, ठीक है। तो देख लो, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना। तो देखो यार, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन भी से है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो सबसे पहले मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमारा क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो फिर बच्चों की शिकायत रहती है कि यार मैथ्स तो हमको समझ आता ही नहीं है। कैसे आएगा यार, अगर समझने की कोशिश जो नहीं करोगे तो। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? 7वां क्वेश्चन देखो, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो 4 के कितने गुणज हो सकते हैं? 4 के, चलो आओ देखो, पहला 4 का गुणज मतलब, 4 का गुणज मतलब क्या होता है? जो 4 से पूरी बार विभाजित हो जाए, 4 का भाग उसमें चले जाए। 10 में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। इसमें जाता है 12 में, फिर 16, 20, 250 में जाएगा, 4 से 24, 1 बिल्कुल नहीं जाएगा, 248 में जाएगा शायद, 248 में जाएगा। तो फिर से आ गया हमारे पास ए, यह आ गया हमारे पास डी, यह आ गया हमारे पास ए एन, एन पता करना है, वही फॉर्मूला लगेगा यार, सेम टू सेम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हो जाएगा हमारा, ए एन हो जाएगा कितना? 248, ए हो जाएगा 12, एन माइनस 1, डी हो जाएगा कितना? 4, और इसको अगर यहाँ लेके आए तो कितना आएगा? 236 इजिकल टू 9 माइनस 1 4, 4 यहाँ आएगा 236 और 4, ये आ जाएगा आपका कितना? n माइनस 1 बराबर 4, 5 20, 3, 4 9 36, n बराबर प्लस 1 कर दो सीधे, ये आ जाएगा कितना? 60, ठीक है। सेम टू सेम पहले वाले के पिछले 2 क्वेश्चन भी ऐसे ही थे, सिंपल क्वेश्चन यार, बस फॉर्मूला याद रखो। अगर आपको ये फॉर्मूला कहाँ से है? 5 चैप्टर से है ना, अगर ये याद है तो इसी के साथ आपका आ सकता है कौन सा? इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो होता है कि योग कैसे निकालते हैं। आपको अभी तो एपी दिए, बीच में प्लस वाले आते हैं ना, एपी का योग निकालना होता है, तो वो कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है SN,
इसमें ए एन होता है, ए एन होता है अंतिम पद, एस एन मतलब क्या होता है सम ऑफ टर्म, सम मतलब होता है योग, ठीक है। एस एन बराबर एन अपॉन टू, फिर आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ए पी में योग निकालने का फॉर्मूला। इसी के साथ एक और आता है एस एन बराबर एन अपॉन टू, यहाँ लिख सकते हो ए प्लस ए एन, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन बराबर एन अपॉन टू, यह आ जाएगा इतना ए प्लस एल, क्योंकि ए एन और एल लगभग सेम ही होते हैं, एक ही को ए एन को एल भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा कोई है ही नहीं, ठीक है। ये तीनों याद रखना, आपका 5वां चैप्टर अच्छे से निकल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से बना लोगे, बस ये और ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यार अच्छा क्वेश्चन है, ले लो स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो। तब तक मैं आपका अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है देखो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा ना, पता है नहीं पता है वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि कितनी दिया, 22 सेंटीमीटर दिया ना। तो देखो 8वां क्वेश्चन, मार्कर भी डीम पड़ने लगी यार। देखो वृत्त का चतुर्थांश होता है, ये अगर वृत्त हो गया चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। वृत्त का चतुर्थांश हो गया ये, वृत्त की परिधि दी हमको कितनी 22 सेंटीमीटर, यही है ना। और हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, चतुर्थांश में चौथा हिस्सा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब पहले परिधि देखते हैं। परिधि बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर बराबर क्या होगा 22 दे रखा है। अब हमको आर चाहिए ना, त्रिज्या चाहिए हमको। त्रिज्या बराबर क्या आ सकता है, आर बराबर 22 अपॉन 2 पाई, ये यहाँ बट्टे में आ जाएगा। पाई का मान अगर हम यहीं पे रख दें तो 22 बट्टे 7 आएगा, 7 ऊपर चले जाएगा, 22 गुणा 7, 22 से 22 कट, ये आ जाएगा कितना 7 बट्टे 2 आर आया, ठीक है। यह आया त्रिज्या आई। अब हमने निकाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो चौथे हिस्से का क्या हो जाएगा बट्टे 4, सिंपल है। पाई का मान रखो सीधे 22 बट्टे 7 गुणा आर कितना है 7 बट्टे 2 गुणा 7 बट्टे 2 बट्टे में 4, जहाँ पे 2 बट्टे लग जाते हैं तो नीचे वाली क्या होता है 4 बट्टे 1 है, तो ये ऊपर जाएगा किसमें 1/4। तो अब 2 से ये कटेगा, 7 से 7 कटेगा, और कुछ बचा क्या 11 7 77 बट्टे 2 चक्को 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा इसमें आता है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको जो ये है ये दिया था, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला सा सवाल है कि जो वृत्त का चतुर्थांश है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कहते तो आप निकाल लेते, आर निकालो रख दो सीधे पाई आर स्क्वायर में। अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल का है तो क्या करोगे पाई आर स्क्वायर बट्टे 4, या फिर इसको हम त्रिज्यखंड के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि एक त्रिज्यखंड है, 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये भी याद रखना, शायद अगला क्वेश्चन त्रिज्यखंड से ही है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, देख लो आप। और अगला क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे, पढ़ लो तब तक उसको। देखो आपका अगला क्वेश्चन आपका 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है 7 और 14 सेंटीमीटर। 7 और 14 सेंटीमीटर है 2 क्रमशः वृत्तों की त्रिज्याएं, और हमको कोण दिया है कितना AOC बराबर 40 है ना, हाँ बिल्कुल है। तो इसका चित्र कुछ है ऐसा, हमको 2 संकेंद्रीय मतलब होता है जिनका केंद्र एक ही होता है, ठीक है। तो इनकी त्रिज्याएं कितनी है 7, छोटे वाले की 7 और इसकी 14 सेंटीमीटर। तो हमने छायांकित भाग इसका निकालना है ना। कौन है हमारे पास कितना AOC B और D, AOC B और D। तो देखो फिर कैसे निकलेगा, हमको दिया है क्या 2 संकेंद्रीय वृत्त दिए हैं, मतलब उनका केंद्र जो है एक ही केंद्र है ना, केंद्र एक ही है। और यहाँ पे छायांकित भाग था कहीं पे, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, ये इस टाइप का पिज्ज़ा का जो स्लाइस होता है ना वो त्रिज्यखंड होता है, उसी आकार के होते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। तो त्रिज्यखंड ये हो गया, इसमें आपको इतना दिया तो हमको नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालना है, इस हिस्से का छायांकित भाग का। डिग्री है हमारे पास 40। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम पहले त्रिज्यखंड का देखें ACOBD, अगर हम OBD त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर हम बड़े वाले में से AOC में से BOD छोटे को हटा दें तो क्या आएगा
आ जाएगा ना छायांकित भाग। अगर हम इस बड़े में से इस छोटे वाले को माइनस कर दें ऐसे, तो क्या बचेगा, इतना ही तो बचेगा, ये तो छायांकित भाग है ना। तो देखो, तो बड़े वाले एओसी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड एओसी का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपॉन त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम रख दें थीटा बराबर है 40/360 मल्टीप्लाई पाई आर कितना है इसका 7 है ना, हम बड़े वाले का निकाल लेना, बड़े वाले का कितना है 14 गुणा 14, 40 से सीधे कटेगा 9 बार, 7 से कटेगा 2 बार, और क्या बचा 22 दूनी 44, यह आएगा 44 गुणा 14/9, 14 चक्को 56, 5 14 चक्को 56 और 5 कितना होता है 61/9। ये आया हमारे बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है। अब छोटे वाले का क्या है बीओडी का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम टू सेम होगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये कटेगा 9 बार, 7 से 7 कट, 22 सत्ते कितना होता है 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 और 1 15/9, 154/9, 616/9। बड़े में से छोटा क्या करना है माइनस करना है ना। तो देखो ये कहाँ पे, यहाँ पे करते हैं, देखो 616/9 माइनस 154 अपॉन ये, इसका जो एलसीएम है हम कितना आ सकता है, एलसीएम आ सकता है इसका 9 आ सकता है ना। अब ऊपर वाला सीधे माइनस हो जाएगा, 616 माइनस 154। इसका आंसर कहाँ पे लिखे हैं, इसका आंसर चलो यहाँ पे लिखते हैं, तो कितना आएगा 6 में से 4 गया 2, हमें बचा 1 में से 5 जाएगा नहीं, 1 हासिल, 11 में से 5 गया कितना, 11 में से 5 जाएगा तो आएगा कितना, 11 में से 5 गया आया 6, और ये कितना बचा, यहाँ बचा 5 में से ये गया 462/9, 6 4 10 2 12, 3 से कट सकता है, कितना आएगा 3 एकम 3, 1 3 पंजे 15, 1 3 चक्को 12 बट्टे 3 तियाँ 9। तो ये आ जाएगा इसका क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। आया समझ में। हमको 2 संकेंद्रित वृत्त दिए थे, छायांकित भाग का निकालना था। छायांकित भाग में हम कैसे निकाल सकते हैं, ये और ये, हमको 2 त्रिज्यखंड दिए ना, पहला ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तो बड़े में से छोटा घटाना है, सिंपल। बड़े वाले का हमने निकाला था ये, छोटे वाले का निकाला ये, बस। यहाँ पे तो फिर बच्चों का खेला, माइनस करना है, एलसीएम लेके सीधे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का आ सकता है, तो देख लो। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने महंगे क्वेश्चनों की तरफ। महंगाई का ज़माना है यार, क्वेश्चन भी महंगे आते हैं मार्क्स के हिसाब से देखें तो, है ना। तो ये आ गए आपके क्वेश्चन कहाँ से, सांख्यिकी से। सांख्यिकी के क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं, सस्ते बिल्कुल नहीं होते हैं, हमेशा महंगे आते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा नंबर के आते हैं। तो देखो यार, अगर इसमें ये हमको दिया है क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, हमने माध्य निकालना है। क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ लिखा होगा कि किसी मोहल्ले में दैनिक परिवारों की, किसी दैनिक जो परिवार हैं, जो परिवारों की संख्या है वो यहाँ है, और जो उनका दैनिक व्यय है वो यहाँ है। ठीक है, तो उनका माध्य, ठीक है, परिवारों की संख्या, तो उनका दैनिक व्यय, माध्य दैनिक व्यय निकालिए। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखो स्क्रीन में लिखा होगा, आपके स्क्रीन में लिखा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें हमको क्या दिया है, दैनिक व्यय परिवारों की संख्या को हम क्या कहते हैं, एफ। ठीक, एफ कहते हैं, ये लो आ गया एफ। ठीक है, पढ़ लिया ना क्वेश्चन। तो देखो वीडियो का लेंथ है थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इस हिसाब से जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन आगे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और होंगे इंपॉर्टेंट, तो देख लेते हैं जल्दी। आओ देखो, परिवारों की संख्या क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगा ना। अब हमने माध्य निकालना है, तो माध्य हम कैसे निकालते हैं, माध्य के 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर हमको कुछ नहीं दिया है, अगर हमको इस कल्पित माध्य से निकालो, पग विचलन से निकालो, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हमको क्या यूज़ करना है, प्रत्यक्ष विधि यूज़ करो। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि अगर यूज़ करोगे तो सबसे सिंपल बैठेगा, सबसे जल्दी बैठेगा, और आपका क्या टाइम बचाएगा वो। ठीक, तो इस प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स के लिए हमको चाहिए एक्स भी चाहिए, तो अब हम यहाँ से एक्स निकालेंगे, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, एक्स से निकालेंगे। तो एक्स कैसे निकालोगे, एक्स से क्या होता है, एक्स कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। यहाँ पे आपको क्या दिया है, 100 150 है ना, ये हो जाएगी ऊपरी, ये हो जाएगी निचली सीमा, ये हो जाएगी ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2 करते हैं,
तो 100 और 150 कितना हो जाएगा, 250, 250 का आधा कितना होगा, 125, 125, ये आ जाएगा 150 और 200 कितना होता है 350, 350 का आएगा 175, 175, देन 200 और 250 ये होता है 450, 450 का आधा आएगा कितना, शायद 225, देखना अगर कहीं पे मैं गलत हूँगा तो 250 और 300 ये होगा 550, 550 का आधा आएगा कितना 275। तो बेसिकली इनके बीच में गैप भी 50 का ही होता है, ठीक है। तो 300 और 350 ये हो जाएगा 650, इसका होगा 325, तो 50-50 का गैप होगा इनके बीच में, ये हो जाएगा 325। तो ये क्या है हमारा एक्स है ना, एक्स है तो हमको निकालना है, एफ एक्स निकालना है, एफ हो गया ये, एक्स हो गया ये। एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स क्या है आपस में मल्टीप्लाई में, गुणा में है ना, तो इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो क्या आ जाएगा एफ एक्स, ये वाला कॉलम अलग क्या आएगा 125 गुणा 4 कितना 100, चक्को 400, 25 चक्को 100, ये सीधे 500 आएगा शायद, और 175 और 5 बचा 25, 2 5 7 35, 2 37, 5 एकम 5 और 3 8, 12 पंचे 60 की 0 6, 12 12 दूनी 24 और 6 30, 3 12 दूनी 24 और 3 27, और 275 का दुगना क्या हो जाएगा 4 5 5.5, 5 5 0 300, ये कितना है 25, 325 का दुगना 650, 650, ठीक है। ये हमारा एफ एक्स आ गया। अगर हम इसको मिटाते हैं तो एफ एक्स कितना बन जाएगा, एफ एक्स हमको एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स देना। सिग्मा मतलब क्या होता है, तिरछा एम दिख रहा है ना, तिरछा एम, तो सिग्मा इसका मतलब क्या होता है जोड़ प्लस, इसका मतलब सबका ऑल टोटल। एफ एक्स वाले कॉलम का सिग्मा कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स से जोड़ो इनको, 5 का 5 7, 5 12 5 17, 5 5 10 7 17 की 7 हासिल 1, 5 का 6 8 से 14 और 7 21 और 5 26, 26 से 32 की 2 हासिल 3, 3 और 2 5, ये आया कितना 5275, 5275 बट्टे सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ होता है इन सबका जोड़, 5 और 4 9, 2 11 21 2 23 2 25, ये आ जाएगा 25, काटो सीधे यहीं पे, 25 दूनी 50, 2 25 एकम 25, फिर से 2 25 एकम 25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 211। ये क्या आ गया माध्य दैनिक व्यय, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पक्का, महंगे क्वेश्चनों की लिस्ट में है ये, ठीक है, महंगे क्वेश्चन होते हैं। तो इनमें आपको दो चीज़ें दी होंगी, एफ दिया रहेगा ऐसे, ये हो जाएगा ऊपरी सीमा निम्न सीमा, ठीक है, वर्ग अंतराल ये होंगे, एफ हो जाएगा बारंबारता या फिर एफ हो गया ये। इसके बाद एक्स निकालना जरूरी होता है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, देन एक्स के बाद हमको एफ एक्स, एफ और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया एफ वाला टर्म, ये हो गया एक्स वाला टर्म, इन दोनों को क्या है मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा इतना। फिर लास्ट में इसके फॉर्मूले के हिसाब से चलो, ये कितना है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का पूरे का सिग्मा आ जाएगा ये, सिग्मा एफ इसका पूरा सिग्मा आ जाएगा ये, इन दोनों को अपॉन कर दो तो काट पीट के आंसर आएगा 211, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, महंगा क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना, फॉर्मूले अच्छे से याद करना, ठीक है, सबसे मेन फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूले के पहले जो हमने ये जो प्रोसीजर है कैसे करना है ये सारा कुछ याद करके जाना है, ठीक है। तो आगे होगा आपके समझ में, तब तक आपकी स्क्रीन में दूसरा क्वेश्चन है, आप तब तक इसको पढ़ लो, मैं ये मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है, शायद बहुलक से होगा, बहुलक से है ना, इनकी तो और ज़रूरत पड़ेगी, इनको ऐसा ही रहने देते हैं। दैनिक व्यय अगले उसमें परिवार माप है ना, तो पढ़ो यार क्वेश्चन पढ़ो, क्या गया क्वेश्चन में। बहुलक भी ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है, बहुलक सिंपल ही होता है, बस उसका फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा होता है, दिमाग घुमाने वाला, तो फॉर्मूला थोड़ा याद रखे रहना। तो देखो यार परिवार माप पहले मैं लिख लेता हूँ, परिवार माप इस साइड पे है, परिवार माप शॉर्ट में लिखता हूँ, ये हो जाएगा परिवार माप की संख्या, सीधे एफ लिख देते हैं इसको, कितना है 1 से 3, 3 से 5, ये हो जाएगा 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 9 9 11, 7 9 9 11, 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1, इतना है ना, इसके बाद तो कुछ नहीं इसमें बस, ठीक है। अब आओ देख लो, आप भी देख लो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम निकालने वाले हैं क्या, इसका बहुलक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बहुलक में क्या होता है बेसिकली, बहुलक क्या अभी तक हमने क्या सीखा था छोटी क्लास में, बहुलक क्या होता है, कहीं पे हमको दे दिया 1 2 3 5 5 2 3 8, अगर हमको ये संख्याएं दी तो क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया, जो सबसे हमको अभी तक क्या सिखाया गया है कि बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है, बहुत बार आता है, वो क्या होता है
बहुलक होता है, लेकिन 10 में हमने ये नहीं पढ़ना है, 10 में हमने क्या फॉर्मूला वाइज करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में हम कैसे देखते हैं, देखो सबसे पहले हमने यही देखना होता है कि सबसे ज़्यादा बार आया क्या है, लेकिन इसके बाद शुरू होगा हमारा फॉर्मूले का प्रोसीजर। तो देखो सबसे ज़्यादा बार क्या है 8, सबसे ज़्यादा कौन से वर्ग अंतराल की बारंबारता है, इस वाले की है ना, 7 8 2 2 1 8 है सबसे ज़्यादा में, तो इस वाले को हम कर लेंगे ऐसा, इस वाले को पकड़ लो, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है L प्लस ये होता है F1 माइनस F0 अपॉन में भी ये होता है F1 माइनस F0 माइनस F2, बट यहाँ पे 2 लगा होता है मल्टीप्लाई बाई H, ये होता है किसका फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें हमने देखना L क्या होता है, हमने ये पूरा पकड़ना है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार है ये पूरा वर्ग अंतराल ये पूरा पकड़ना है। 3 और 5 में L बराबर होता है निचली सीमा, 3 और 5 में निचली सीमा ये हो गई निचली सीमा, ये हो गया उच्च सीमा, निचली सीमा हो गई 3, L बराबर 3 और H बराबर लिख लेते हैं पहले, H बराबर होता है वर्ग अंतराल जो उनका गैप होता है, ठीक है। इनका जो गैप है कितना है 1 से 3, 3 से 5, 5 2 7, 2 2 का है ना, यहाँ जाएगा 2। देन इन तीनों में होता है कन्फ्यूजन में रहना F0 F1 F2, इनको ऐसे लिख लेना, ठीक है, क्योंकि पहले कौन सी संख्या आती है 0 आती है, फिर 1 और 2 आता है ना, तो ऐसे इनको भी लिख लेना F0 1 और F1 और F2, ठीक है। ये होता है बारंबारता, बीच की होती है ये होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग है ये वाला है ना बहुलक वर्ग, इसकी बारंबारता 8 लिख लो बीच में, सिंपल ट्रिक है। F0 इससे 1 से पहले आता है ना, तो 8 से पहले वाले के लिखेंगे हम 7, और F2 1 के बाद आएगा तो 8 के बाद वाले के लिखेंगे हम 2 बारंबारता, ठीक है, सिंपल है। F0 F1 F2 में कन्फ्यूज होता है आदमी सबसे ज़्यादा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, पहले लिख लेना F0 F1 और F2। F1 बीच वाला होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये लिख ली, इससे पहले वाला होगा इससे पहले वाले की बारंबारता 7, इसके बाद वाला होगा इसके बाद वाले की बारंबारता 2, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया, आप सीधे रख लो इसमें L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, 2 गुणा 8 होगा, 2 8 16 माइनस F0 कितना है 7 माइनस F2 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई H बराबर 3 धन 8 में से 7 गया 1 बट्टे ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 9, 9 और 16 कितना होता है, 9 में 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 10 गया कितना 6 और 1 7, ये आएगा ना, गुणा 2 भी है ना बाहर पे, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा कितना 3 धन 2 बट्टे 7, इसको अगर हम प्लस करें 7 21 और 2 23 बट्टे 7 काटोगे तो 7 कम 7, 7 दूनी 14 7 21, 7 21 लगा दशमलव बचा 2 उतरा 0, 7 दूनी 14 बचा कितना 6 0 7 8 56, इससे आगे नहीं निकालना है, ठीक है, दशमलव के 2 स्थान निकालो उसके बाद जाने दो उसको, तो कितना होगा आंसर 3.28, ठीक है। परिवार में ये इसका यूनिट आपको इसी में दिया होगा, पैसा दिया है तो पैसा लिख लो, आगे पे रुपया दिया है रुपया लिख लो, या फिर जो भी दिया होगा वो यूनिट लिख लेना, इसके हिसाब से ये हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस महंगा क्वेश्चन है, याद रखना महंगा क्वेश्चन है, टफ कुछ नहीं होता है, ठीक है, मैथ से कभी टफ नहीं होती है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो, फॉर्मूले याद नहीं है तब तो यार आपको a प्लस बी होल स्क्वायर भी अगर याद नहीं है तो क्या करोगे होल स्क्वायर में, ठीक है, वो भी टफ है। अगर याद आपको बड़े से बड़ा फॉर्मूला याद है तो ये भी आपके सामने कुछ नहीं है, ठीक। तो देखो सिंपल क्वेश्चन था, ये याद रखे रहना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप देख लो स्क्रीन के सामने आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो आपको इसके बाद वाले क्वेश्चन में शायद माध्यक निकालना होगा, हमने इससे पहले वाला पढ़ा था माध्य, इसके बाद पढ़ा है हमने माध्य ओ बहुलक, इसके बाद हम ये वाला था बहुलक, इसके बाद हम देखने वाले हैं क्या माध्यक, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, क्वेश्चन दिया होगा आपको, मैं आपको सीधे सीधे लिख लेता हूँ इधर पे, प्राप्तांक यहाँ पे है विद्यार्थी कितने से कितने हैं 0 से 10 90 से 100 तक है ना, ये देख लो हमको 0 से 10 दिया ना फर्स्ट, फिर है कितना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। देखना अगर कहीं बीच में छूट जाऊंगा तो, गलत तो खैर होगा नहीं शायद। और विद्यार्थियों की संख्या 5 3 4 3 3 4, 5 3 4 3 3 4, 5 3 4 3 3 4, 7 9 7 8,
7 9 7 8, सही है ना। 5 3 4 3 3 4, 5 3 4 3 3 4, 7 9 7 8, 7 9 7 8। तो हमने क्या निकालना है, इसका माध्यक निकालना है, ठीक है। तो अब इसका माध्यक कैसे निकाला जाए। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके लिए माध्यक का फॉर्मूला होता है क्या, माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस यहाँ पे आता है n/2 माइनस CF अपॉन, यहाँ पे आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, एक बार इसको माइनस कर, एक बार इसको मिटा लेता हूँ मैं। देखो इसका फॉर्मूला कितना होता है, बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, ये होता है ब्रैकेट में ऐसे, ये होता है ब्रैकेट में, और यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा तो खैर कहाँ से है, ठीक ठाक ही फॉर्मूला है। L पता है आपको निचली सीमा होती है, F होता है आपका बारंबारता, H होता है वर्ग अंतराल। बट ये नया चीज़ क्या है इसमें, N और CF, ये नई चीज़ है ना। CF होता है क्या, CF को कहते हैं हम क्या, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता, इसको कहते हैं हम CF। ये हो गया, कहाँ पे लिखूँ CF, चलो ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हो गया CF, संचयी बारंबारता, ठीक। ये था L प्लस संचयी बारंबारता, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये भी निकालना है, ये भी निकालना आना चाहिए, संचयी बारंबारता। ये निकालते हैं हम ऐसे, देखो सबसे पहले ये है ना बारंबारता, F दिया है हमको, F जो दिया है उसको हम सीधे यहाँ पे लिख लेंगे 5, और संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसको इससे प्लस करते हैं, नीचे ऐसे जेड बनाते जाओ, नीचे प्लस करते जाओ। ये लिखा 5, इसको इस वाले से 5 और 3 8, इसको इस वाले से 8 4 12, 12 को 3 से, 12 और 3 15, 15 को 3 से, कहाँ पे था, इसके साथ था ना 18, 18 इसको 22, फिर 22 इसको 29, 29 से 9 कितना, 9 9 9 18, 38, 38 से ये कितना 45, 45 से कितना 53। जो लास्ट में हमारा टोटल आता है ना संचय बारंबारता का, लास्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा, N होगा, ठीक है। तो N/2 हम यहाँ से निकालेंगे। यह है ना आपको समझ में, संचय बारंबारता निकालना थोड़ा कन्फ्यूजन वाला काम है। सबसे पहले 5 जो होता है वो सीधे आ जाएगा इधर पे, फिर ऐसे इन दोनों का प्लस, फिर इन दोनों का प्लस, फिर इन दोनों का प्लस, फिर इन दोनों का प्लस, नीचे 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 जेड बनते जाएगा। देखो ये, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर इन दोनों का प्लस यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का प्लस यहाँ पे, ये तो ऐसे जेड बनते जाता है, ठीक है। ये होता है संचय बारंबारता। ये आ गया हमारा N/2 क्या आएगा, N/2 बराबर 53/2, कितना आता है 50, 25 दूनी 50, 26 दूनी 52, ये आएगा 26.5, 26.5, ठीक है। अब हमने देखना है N/2 किस में आता है, N/2 किस में आता है, यहाँ देखो संचय बारंबारता में 26.50, N/2 किस में आ रहा है 26.5, 26.5 किसके अंदर आ रहा है, मतलब 26.5 से बड़ी संख्या ढूंढनी है, उससे छोटी नहीं ढूंढनी है। 26.5 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 22 से भी बड़ा है 26, लेकिन 29 से क्या है, छोटा है। तो 26.5 किसके अंडर आएगा, इसके अंडर आएगा नहीं आएगा, देखो आएगा ना, क्योंकि 22 से तो बड़ा है 26.5, लेकिन 29 से क्या है, छोटा है, तो 29 वाले के अंडर आएगा। तो अब देखो इसके अंडर ये आएगा, तो N/2 बराबर आ गया ये L बराबर निचली सीमा, ये पूरा ही पकड़ लेना हमने वर्ग अंतराल, ये आएगा 60, L बराबर आ जाएगा 60, और क्या बचा N/2 लिख दिया। CF होता है, देखो CF क्या होता है, संचय बारंबारता तो होती है, लेकिन वर्ग अंतराल के ठीक पहले की संचय बारंबारता, इसका 29 है ना, ये वर्ग अंतराल, इसके पहले की 22, ये हो जाएगा 22। अब बचा है F होता है इसकी बारंबारता, ये 7, और क्या बचा H, तो हो गया क्या, वर्ग अंतराल कितना है 60 और 70 के बीच में 10 का है ना, 10। बस इसके बाद देखो सीधे फॉर्मूले में यह आ जाएगा L प्लस N/2 कितना है, N/2 है 26.5 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H, यह आ जाएगा 60, धन 26.5 में से यह कितना 4.5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई में ये भी है, ये इससे गुणा होगा तो कितना आएगा 60 धन 45 दशमलव हट जाएगा बट्टे 7, अगर हम 7 से इसको यहीं पे काट दें तो कितना आएगा 7 चक 42 लगा दशमलव, 3 में 0 आएगा तो 7 चक 28, 2 में 0 आएगा तो 7 दूनी 14, बस इससे आगे नहीं करना है, 2 स्थान आगे बहुत है। अब क्या है हमारा आंसर,
60 प्लस 6.42, यह आ जाएगा कितना 66.42 या फिर 66.4, एज यू विश, कोई भी लिखो आंसर बस। ठीक है, आए ना समझ में? इन दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे होते हैं हमारे महंगे क्वेश्चन खत्म, क्योंकि महंगे क्वेश्चनों में लगभग यही थे, क्योंकि बारंबारता वाले आते हैं, माध्य आता है, माध्यक आता है, बहुलक आता है, कल्पित माध्य याद कर लेना और पग विचलन विधि याद कर लेना, जिनका फॉर्मूला होता है A+σFD/σF, A+σFU/σF मल्टीप्लाई बाय H। इसी टाइप के कुछ फॉर्मूले होते हैं ना उसके पग विचलन और वो कल्पित माध्य के। तो उसमें A क्या होता है, D क्या होता है, U क्या होता है, ये सब चीज़ें याद कर लेना। ठीक है, ये होते हैं आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल वीडियो का लेंथ भी थोड़ा बड़ा हो गया, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका जो 21 तारीख को पेपर है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना। ज़्यादा टफ मैथ्स का पेपर आता नहीं है, बिल्कुल सिंपल पेपर आता है। हो सके तो 80 नंबर का आएगा तो 90 या 100 तक तो फिर भी लेके आना ही आना, जो कि प्रैक्टिकल मिला के 120 प्लस जाओ। ठीक है तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।